टू लिट क्विज। तो आज हम कोडिंग क्वेश्चन नहीं बट आज हम इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहा है। तो आज के नोट्स के अंदर जो जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं वो मेरे को और मेरे दोस्तों को सभी इंटरव्यूज़ के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने कवर करवाया हुआ है। मैंने मिनिमम 25 ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें से 60 to 80 क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे सोशल नेटवर्क्स जैसे लिंक्डइन और गिटहब सभी की लिंक्स दी हुई है, तो जल्दी से जल्दी हम वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है तो मेरे को इतनी एडिटिंग्स और वो सब नहीं आता था, तो मैंने नोट्स नॉर्मल नोट्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपको बेटर विजुअलाइजेशन चाहिए तो आप उसका एक इमेजेस सर्च कर सकते हैं, और टॉपिक की जैसे व्यूज़ है तो व्यू कैसा दिखता है वो सब सर्च कर लेंगे तो आपको बेटर रहेगा। और जो सभी मैंने टॉपिक करवाए हैं कंप्लीट एग्जांपल्स और सभी के साथ करे हुए हैं, एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर समझाया हुआ है आपको कि आपको पूरा आपके अपने लाइफ टाइम तक ये वो याद रहेंगे। बस जो मैंने लैंग्वेज आपको समझाने में यूज़ करी हुई है उस लैंग्वेज को आप मत इंटरव्यू के अंदर मत यूज़ करना, बट जो मैंने लिखी हुई है, जो मैंने नोट्स के अंदर लिखी हुई है वो लैंग्वेज आप यूज़ करके इंटरव्यूअर को आप इजीली इंप्रेस भी कर पाओगे और आप सभी इंटरव्यूज़ में अंदर के डीबीएमएस के पोर्शन को क्रैक भी कर पाओगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आरडीबीएमएस, एक्सप्लेन इट्स फीचर। तो आरडीबीएमएस is a database management system based on the relational model. It stores data in tables which consist of rows and columns. तो RDBMS के अंदर जो डेटा होता है उसको हम कॉलम और रो वाइज स्टोर करवाते हैं टेबल्स के फॉर्म में। तो जो डेटा RDBMS के अंदर स्टोर हो रहा है वो एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कॉलम्स और रोज है, तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हो रहा है। उसके कुछ फीचर्स है डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, नॉर्मलाइजेशन क्या है कि वो जो हमारा मेन टेबल होता है उसको छोटे छोटे टेबल्स के अंदर डिवाइड कर देता है, एक टेबल दूसरा टेबल तीसरा टेबल, जिससे एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट डेटा होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। स्केलेबिलिटी, तो उसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो उसको भी हैंडल कर सकते हैं एफिशिएंटली। सपोर्ट फॉर एसिड प्रॉपर्टीज उसका एक मेन फीचर है जो हम आगे के क्वेश्चंस में पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर कुछ सब क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू टेबल्स। व्हाई इज डेटा इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट इन डेटाबेस आरडीबीएमएस। तो हम सबको पता है कि इट एंश्योर्स दैट एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा प्रिवेंट्स करप्शन। हाउ डज नॉर्मलाइजेशन हेल्प इन आरडीबीएमएस। तो इट ऑर्गेनाइजेस डेटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी टू इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। उसके बाद कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि हमारे पास आरडीबीएमएस और मंगोडीबी दो डेटाबेस है, उन दोनों में फर्क क्या है। तो दोनों डेटाबेस है वो डीबीएमएस का ही एक एक पार्ट है, बट हमारे पास अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा तो हम आरडीबीएमएस के अंदर स्टोर करवाते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा तो हम मंगोडीबी के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो आरडीबीएमएस में क्या होता है कि वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है और मंगोडीबी के अंदर वो जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा पूरा स्टोर होता है। Next question is what is SQL? SQL, Structured Query Language, is a standardized language used to manage and manipulate relational databases. तो SQL एक लैंग्वेज है जो हम RDBMS के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं उसको मैनेज और मैनिपुलेट करने के अंदर यूज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम SQL की मदद से अंदर रखा गया डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर हमें डेटा को इंसर्ट करना हो तो वो कर सकते हैं, किसी को परमिशन देनी हो, वैसा सब कुछ जो RDBMS के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करने का काम है और मैनेज करने का काम है वो हम SQL की मदद से करते हैं। तो यहाँ एक बेसिक SQL की क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 20। तो ये क्वेरी है, ये क्या करती है कि जिसकी एज 20 से ज़्यादा होगी वो सभी स्टूडेंट्स की स्टार एस्ट्रिक मीन्स के वो सभी डिटेल्स लाएगा जो डेटाबेस के अंदर कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स के अंदर जो जितने भी एट्रीब्यूट्स है सभी की डिटेल्स लाएगा। अब एसक्यूएल के अंदर सब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं कि
व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म विथ एसक्यूएल। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, मीन्स के टेबल्स के वो सब क्रिएट करना है, वैल्यूज को रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट, ये सब बेसिक ऑपरेशन है जिसको जो हम इधर परफॉर्म कर सकते हैं। वाई इज एसक्यूएल कंसिडर्ड अ पावरफुल टूल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट? It allows for complex queries, data manipulation, and integration with other system. Let's see what are the advantages of SQL. तो SQL की advantages क्या है? तो portability है, works on various system from PCs to mainframes. तो वो अलग अलग PCs और वो सब के अंदर वर्क कर सकती है। इंटरैक्टिव लैंग्वेज, इजी टू लर्न एंड यूज क्वेरीज। तो हमें पता ही है, हमें एसक्यूएल थोड़ी बहुत तो आती ही होगी, तभी हम इंटरव्यूज के अंदर बैठे हैं। तो एसक्यूएल बहुत इजी है लर्न करने के लिए दूसरी कुछ लैंग्वेजेस से। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉलो एनसी एंड आईएसओ स्टैंडर्ड्स। तो वो कुछ उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एनसी और आईएसओ उसके स्टैंडर्ड्स को तय करता है। फिर इंटीग्रेशन कैन बी एम्बेडेड विद इन अदर लैंग्वेज। तो हम इसको अदर लैंग्वेज के साथ एम्बेड भी कर सकते हैं। एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, तो ये प्रोवाइड्स पावरफुल टूल्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन। इसके सब क्वेश्चंस है कि हाउ डू एसक्यूएल एंश्योर्स एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। तो उसका क्या है, बाय प्रोवाइडिंग कमांड्स फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड ट्रांजैक्शंस। व्हाई इज पोर्टेबिलिटी ऑफ एसक्यूएल advantageous? So it allows database to move and access across different formats. डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो मैंने आपको बताया जो RDBMS है ना, वो एक एसक्यूएल डेटाबेस है, और जो MongoDB है वो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। तो मैंने पहले ही आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया कि एसक्यूएल के अंदर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं और नो एसक्यूएल के अंदर कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हम उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। पर एसक्यूएल स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करवाने के लिए फॉलो किया जाता है। SQL databases, तो relational, use structured query language, have a fixed schema and are suitable for complex queries. तो सॉरी, तो इसके अंदर हम रिलेशनल डेटा स्टोर करवाते हैं, फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करवाते हैं। इसका एक फिक्स स्कीमा होता है कि जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स का स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर तीनों स्टोर करवाना है, तो हर स्टूडेंट्स का तीनों डेटा स्टोर होगा। पर उसके ऑपोजिट में नो एसक्यूएल के अंदर क्या है, नॉन रिलेशनल डेटा कैन स्टोर्ड, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, और उसके अंदर रिलेशनल डेटा नहीं होता। उसके बाद वो स्ट्रक्चर्ड डेटा भी स्टोर करवा सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी स्टोर करवा सकता है, और नो स्ट्रक्चर्ड भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी उसके अंदर स्टोर करवा सकता है। हैव अ डायनेमिक स्कीमास, मीन्स कि वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें एक का यूजर नेम का, एक स्टूडेंट्स का स्टूडेंट आईडी, नेम और उसका मोबाइल नंबर मिल गया, पर उसके बाद हमें उसका ईमेल आईडी भी एक का स्टोर करवाना पड़ा, तो हम डायनेमिक स्कीमा होगा तो उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। वो प्रिफरेबल नहीं है पर कर सकते हैं। एंड आर सुटेबल फॉर बिग डेटा एंड रियल टाइम वेब एप्लीकेशन। तो ये रियल टाइम वेब एप्लीकेशन के अंदर ज़्यादा सूटेबल है, पर वो जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। एग्जाम्पल क्या है, तो एसक्यूएल के एग्जाम्पल है माई एसक्यूएल यूजेस टेबल्स टू स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन विथ फिक्स स्कीमा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स का फिक्स स्कीमा था, वैसे ही एक फिक्स स्कीमा के अंदर माई एसक्यूएल को यूज करते हैं। और नो एसक्यूएल का एग्जाम्पल क्या है, MongoDB स्टोर्स यूजर डेटा इन जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स अलोइंग फॉर फ्लेक्सिबल स्कीमास। तो हम जेसन के अंदर फ्लेक्सिबल स्कीमास के अंदर कर सकते हैं। अब इसके सब क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान देना कि What are some examples of SQL and no SQL databases? तो SQL के क्या है, तो MySQL है, PostgreSQL है, Oracle SQL है, ये सब SQL के एक बेसिक एग्जांपल्स है। और नो SQL के एग्जांपल क्या है, तो MongoDB, Cassandra। ऐसे आपको Cassandra और Redis के बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं पता हो तो उसका एग्जांपल्स मत देना, सिर्फ MongoDB देना, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने ऐसा नाम सुने तो वो शायद से आपको उसके डीप क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। When would you choose NoSQL over SQL? तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इवन मेरे 2 इंटरव्यूज के अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ है।
तो व्हेन डीलिंग विथ लार्ज स्केल डेटा और रिक्वायरिंग हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन स्कीमा, मीन्स कि हमारे पास बहुत ही बड़ा डेटा है और हमें डेटा के स्कीमा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। वो जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है ना, उसका स्कीमा फिक्स होता है, बट नो एसक्यूएल के अंदर हम वेरी कर सकते हैं डेटा स्कीमा को। तो जब भी हमारे पास फ्लेक्सिबल होना चाहिए डेटा, उस टाइम हम नो एसक्यूएल एसक्यूएल से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल और डीसीएल। तो ये क्वेरीज है जो उसके लैंग्वेजेस है ये। डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज और डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो हम उसके नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स कि ये कुछ डिफाइन कर रहा होगा। तो ये क्या डिफाइन करता है? कमांड्स दैट डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि एसक्यूएल के अंदर हम एक स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करवाते हैं, तो वो ये डीडीएल के अंदर जो कमांड्स होते हैं वो एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस को स्ट्रक्चर डिफाइन करने के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। क्रिएट डेटाबेस के अंदर क्रिएट करने के लिए यूज होता है, अल्टर उसके अंदर कुछ चेंजेस हो उसके लिए यूज होता है, और ड्रॉप है वो डेटाबेस डिलीट करने के लिए, टेबल डिलीट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो कमांड्स दैट मैनिपुलेट्स डेटा, एग्जांपल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। मींस मैनिपुलेशन मींस कि हम डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उस टाइम हम जो यूज करते हैं वो मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। तो वो है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ऐसे सब इंसर्ट्स के दौरान हम इंसर्ट करते हैं, अपडेट के टाइम जो डेटा होता है उसको अपडेट करके उसको ओवरलैप कर लेते हैं, और डिलीट के टाइम जो डेटा होता है उसको डिलीट कर देते हैं। फिर आती है, ये मैनिपुलेशन हो गई। उसके बाद आता है क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी लैंग्वेज क्या करता है कि जो हमारा डेटा स्टोर्ड होता है उसको रिट्रीव करते हैं हम, और उसका एग्जांपल है सिलेक्ट। उसके बाद है डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस, कमांड्स दैट कंट्रोल्स एक्सेस टू डेटा, मीन्स ग्रांट और रिवोक। ये दो ही एग्जांपल है, ग्रांट और रिवोक। तो हमारे पास जो डेटाबेस है ना उसको भी कंट्रोल करना होता है। जैसे सीनियर डेवलपर्स होते हैं, वो उसके पास जो एक्सेस होगी वो सभी के पास नहीं होगी, मैनेजर के पास जो एक्सेस होगी वो सभी के पास नहीं होगी। तो अगर मैनेजर को डेटाबेस की एक्सेस किसी को देनी है तो वो ग्रांट कर सकता है, और अगर उससे वापस ले लेनी है, मीन्स कि इसने ग्रांट की मदद से यहाँ पे डेटाबेस को दी और अब उसको वापस यहाँ से छीन लेनी है, तो वो रिवोक का मदद यूज कर सकता है। उसके सब क्वेश्चन है, व्हाट कमांड वुड यू यूज टू ऐड अ न्यू टेबल इन एसक्यूएल। तो हम कौन कौन से कमांड यूज करेंगे एसक्यूएल के अंदर न्यू टेबल को ऐड करने के लिए, इसका जवाब मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हाउ डू यू अपडेट डेटा इन अ टेबल। ये दो क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आपको बेसिक्स क्लियर हो तो ये आना ही चाहिए। तो ये दोनों का हम आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक पिन कमेंट के अंदर परफेक्ट आंसर दे दूंगा। उसके बाद है, व्हाट आर वाइल्ड कार्ड्स यूज्ड इन डेटाबेस फॉर पैटर्न मैचिंग। तो वाइल्ड कार्ड्स क्या है कि जो हम, पता है हमें नाम के अंदर कुछ स्टोर करवाने के लिए, जैसे कि मेरा नाम मीशो है, तो मेरे को डेटाबेस में से जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है वैसे डेटास को रिट्रीव करवाना है। तो हम जो वाइल्ड कार्ड्स यूज करते हैं वो है, पैटर्न मैचिंग के अंदर वाइल्ड कार्ड यूज होता है, एक लाइक यूज होता है, लाइक ऑपरेटर। उसके अंदर ये दो है, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है कि परसेंटेज के अगर आगे परसेंटेज है तो उसके आगे कुछ भी वैल्यूज हो चलेगा, पीछे परसेंटेज है तो उसके पीछे कुछ भी वैल्यूज हो, कितनी भी वैल्यूज हो चलेगा। बट जो परसेंटेज के बाद या पहले लिखा हुआ है वो वैसे का वैसा ही उस पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे एम नाम से हमें सभी डेटा को रिट्रीव करवाना था, तो एम और उसके बाद मैं परसेंटेज लगा दूंगा, तो जिसका नाम एम से स्टार्ट होगा वो सभी डेटा आ जाएंगे। और दूसरा है अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर क्या है, वो एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स के एम है, उसके बाद मैंने एक अंडरस्कोर लगा दिया, तो उसके बाद उसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई नाम जिसका पहला अक्षर एम हो और उसके दूसरा अक्षर सिंगल कैरेक्टर हो, तो ऐसा ये सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। उसके क्वेश्चंस के एग्जांपल देखते हैं। हाउ वुड यू फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स वेयर कॉलम स्टार्ट्स विथ ए। तो जिसका कॉलम की वैल्यूज ए से स्टार्ट होगी उसका सभी का लेना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम लाइक ए परसेंटेज। तो उसका मतलब क्या है कि जो ए से स्टार्ट होगी वो सभी डेटा इसके अंदर आ जाएंगे।
और हाउ डू यू यूज अ वाइल्ड कार्ड टू मैच अ सिंगल कैरेक्टर। तो हम वाइल्ड कार्ड्स के अंदर कैसे यूज करेंगे सिंगल कैरेक्टर मैच करने के लिए अंडरस्कोर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेर कॉलम लाइक अंडरस्कोर ए। तो ये क्या है, जो अंडरस्कोर है वो उस टाइम पे आता है कि जब लास्ट कैरेक्टर ए हो पर उसके आगे जो कैरेक्टर है वो एक सिंगल कैरेक्टर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड्स। तो ये तीनों कमांड्स दिखते एक जैसे हैं पर काम उनका थोड़ा सा डिफरेंस ही है। तो डिलीट कमांड क्या करता है, रिमूव्स रोज फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन, कैन बी रोल बैक। ट्रंकेट रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल, कैन नॉट बी रोल बैक इन मोस्ट डेटाबेसेस। और ड्रॉप डिलीट्स द टेबल्स फ्रॉम द डेटाबेस। तो तीनों का काम क्या है कि जो डेटा होता है उनको डिलीट करने का। पर डिलीट क्या करता है कि कंडीशन के बेस पर जितनी भी रोज की कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ वो रोज ही डिलीट करता है। और ट्रंकेट क्या करता है कि जो ये डेटाबेस का टेबल है उसके सभी रोज को डिलीट कर देता है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है ट्रंकेट यूज करने के पर। अब डिलीट और ट्रंकेट के बीच डिफरेंस क्या है कि डिलीट के अंदर जो डेटा डिलीट किया गया है उसको हम रोल बैक कर सकते हैं, मीन्स के वापस ला सकते हैं। पर ट्रंकेट के अंदर अगर एक बार डिलीट करते हैं तो मोस्ट ऑफ डेटाबेसेस के अंदर हम उसको वापस नहीं ला सकते। और एट द एंड ड्रॉप क्या करता है तो वो डेटाबेस जो होता है पूरे का पूरा ड्रॉप कर देता है उसके स्ट्रक्चर के साथ, मीन्स के पूरा टेबल ही डिलीट कर देता है। उसके सब क्वेश्चंस है हाउ डू यू डिलीट स्पेसिफिक रोज फ्रॉम कॉल अ टेबल। तो हम रोज डिलीट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो डिलीट कमांड यूज करते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, तो ये उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम कैसे डिलीट कमांड को परफॉर्म करते हैं। टेबल की जगह पे टेबल का नाम आएगा और वेयर के बाद जो कंडीशन मीन्स के जो डेटा डिलीट करना है वो आ जाएगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिलीट और ट्रंकेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट उसका एक मेन डिफरेंस है कि डिलीट के अंदर हम जो डिलीट करते हैं वो रोल बैक हो जाएगा, बट ट्रंकेट के अंदर जो डिलीट होगा वो रोल बैक नहीं होगा मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस के अंदर। उसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो यूनियन और यूनियन ऑल दोनों है ना वो सेम हमारे सेट्स के अंदर आता है, सेट थियरी के अंदर आता है, सेम वैसे ही है। तो यूनियन क्या करता है, कंबाइंस द रिजल्ट सेट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिमूव्स डुप्लीकेट। तो हम यूनियन सेट थियरी के अंदर क्या करते थे कि सेट ए है और सेट बी है कि दोनों का यूनियन लगाएंगे तो दोनों में से जो जो कॉमन वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यूज हो रही है उनको सिंगल टाइम्स रखते थे और बाकी की जो डिफरेंट वैल्यूज होती है उनको भी एक एक बार लिख देते थे। मीन्स के दोनों का यूनियन ले लेते थे, पूरे दोनों का सेट्स ले लेते थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर है। पर यूनियन ऑल क्या करता है, कंबाइंस द रिजल्ट सेट ऑफ टू क्वेरीज एंड इंक्लूड्स डुप्लीकेट्स। मीन्स कि वो दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर देता है। जो डुप्लीकेट हो गए वो दो बार आ रहे हैं उसको दो बार लिख ही देगा। अब इसका एग्जाम्पल्स है तो यूनियन और यूनियन ऑल कैसे लिखे जाते हैं, सिलेक्ट नेम की जगह नेम आ जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज सिलेक्ट किए गए हैं, यूनियन सिलेक्ट नेम फ्रॉम मैनेजर्स। तो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज दोनों के अंदर जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज दो जो टेबल्स है उनके बीच यूनियन परफॉर्म किया गया है। मीन्स के दो सेट के बीच यूनियन परफॉर्म किया गया है। तो ये क्या करेगा, कंबाइंस नेम्स फ्रॉम बोथ टेबल्स विदाउट डुप्लीकेट्स। मीन्स के जो एम्प्लॉय मैनेजर होगा उसको एक ही बार लिखेगा, पर यूनियन ऑल क्या करेगा कि वो सिलेक्ट यहाँ सेम ही है, बस यूनियन की जगह यूनियन ऑल यूज़ किया गया है। तो वो क्या करेगा कि जो डेटा होगा मैनेजर के अंदर भी एक का होगा और हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर भी एक का होगा, दोनों के अंदर होगा तो वो दो बार लिखेगा, एक बार और उसके बाद दूसरी बार। अब इसके सब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, व्हेन वुड यू यूज यूनियन इंस्टेड ऑफ यूनियन ऑल। तो हम यूनियन ऑल से ज़्यादा यूनियन का प्रीफर करेंगे। तो व्हेन यू नीड टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट, एट दैट टाइम वी विल यूज ए यूनियन। यूनियन के अंदर डुप्लीकेट स्टोर नहीं किए जा सकते उस टाइम। और हाउ डज यूनियन ऑल अफेक्ट परफॉर्मेंस कंपेयर टू यूनियन। तो यूनियन ऑल के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है थोड़ी सी लो रहती है यूनियन के कंपेयर, क्योंकि यूनियन ऑल के अंदर जो डेटा होता है उसके अंदर डुप्लीकेट्स होते हैं बट यूनियन के अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होते, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू इम्प्लीमेंट वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशंस वाइल डिजाइनिंग टेबल्स। तो हम वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी ये रिलेशंस हमें पता है कि वन टू वन क्या है, कोई एक
डेटा, दूसरा डेटा, एक एक दोनों साइड एक एक ही डेटा। वन टू मैनी क्या है, यहाँ पे एक डेटा पर यहाँ पे मल्टीपल डेटा, और मैनी टू मैनी यहाँ पर भी मल्टीपल डेटा और यहाँ पर भी मल्टीपल डेटा। तो एक एग्जांपल है कि यूजर टेबल विथ अ प्रोफाइल टेबल वेयर प्रोफाइल डॉट यूजर आई डी इज यूनिक फॉरेन की। उसके उससे अच्छा है कि हम एक स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक स्टूडेंट्स है, वो कोई एक ही स्ट्रीम को चूज कर सकता है, जैसे कि आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, सिविल, ऐसे एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही ब्रांच के अंदर हो सकता है, एक ही स्ट्रीम के अंदर हो सकता है। वैसे वो रिलेशन क्या हुआ, 1 to 1 का रिलेशन। और 1 to मैनी का रिलेशन क्या है कि एक स्टूडेंट है वो एक स्ट्रीम में हो सकता है पर वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। तो वो जो स्टूडेंट और सब्जेक्ट्स का रिलेशन हुआ वो 1 to मैनी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स है। और मैनी टू मैनी का क्या एग्जांपल होगा, तो एक स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट्स तो थोड़ी होगा, मैनी स्टूडेंट्स हो गए और वो मैनी कोर्सेज परचेज करेंगे। जैसे मैंने दो कोर्सेज के अंदर मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट है और एआई का 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ। और मेरे साथ में कोई एक मेरा दोस्त है, वो सेम है, वो एआई भी पढ़ रहा है और उसके साथ डीएस भी पढ़ रहा है, डीएस है डेटा स्ट्रक्चर। तो वो क्या कहलाया कि एआई वो मल्टीपल हुआ, और जो एआई के अंदर भी एनरोल स्टूडेंट्स हैं वो भी मल्टीपल हो गए। तो 1 to 1 यूज अ यूनिक फॉरेन की इन वन टेबल, 1 to many यूज अ फॉरेन की इन मैनी टेबल्स, और मैनी टू मैनी यूज अ जंक्शन टेबल विथ फॉरेन कीज रेफरेंसिंग द प्राइमरी की ऑफ बोथ टेबल्स। अब इसके अंदर सब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, हाउ डू यू डिज़ाइन अ 1 to 1 रिलेशन इन एसक्यूएल। तो हम एसक्यूएल के अंदर 1 to 1 रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट यूज करके ऑन फॉरेन की। उसके बाद है व्हाट टेबल स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, अ जंक्शन टेबल विथ फॉरेन कीज रेफरेंसिंग बोथ रिलेटेड डेटा। मीन्स कि एक फॉरेन की जो दोनों डेटास को रेफर करने वाली है, वैसा एक टेबल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेयर क्लॉज एंड द हैविंग क्लॉज। तो वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज के अंदर क्या डिफरेंस है, ये हमें शायद से पूछ सकते हैं। तो दोनों का काम ही एक ही है कि कंडीशंस वो चेक कराते हैं, फिल्टर्स करते हैं। बट वेयर क्लॉज जो है वो रोज को फिल्टर करता है, और जो हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप्स को फिल्टर करता है। वेयर क्लॉज फिल्टर्स रो बिफोर एग्रीगेशन एंड हैविंग क्लॉज फिल्टर्स रो आफ्टर एग्रीगेशन। एग्जाम्पल है कि सिलेक्ट एस्ट्रीज फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एचआर। तो ये क्या करेगा कि जिसका डिपार्टमेंट एचआर होगा वो सभी को रिट्रीव कर लेगा। पर अगर हमें कोई एग्रीगेशन यूज करना है तो हम हैविंग यूज करेंगे। वेयर के अंदर हम एग्रीगेशन फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते, पर हैविंग के अंदर हम कर सकते हैं। और वेयर जो है वो ग्रुप बाय के ऊपर यूज होता है और हैविंग ग्रुप बाय के बाद यूज होता है। तो हैविंग का एग्जांपल है कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय। तो हम उनको ग्रुप बाय कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5। तो ये फिल्टर करेगा ग्रुप को आफ्टर एग्रीगेशन के बाद फिल्टर करेगा। एक मेन चीज है जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूछे कि कौन सी क्वेरी में कौन सा क्लॉज किस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, तो ये जो सिंपल क्वेरी है सेलेक्ट एस्ट्रीज फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो ये जो है इसके अंदर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम। जो फ्रॉम क्लॉज है वो डेटाबेस का टेबल का नाम होता है। उसके बाद तो वो उस टेबल को डेटाबेस के अंदर सर्च करेगा, उसको एग्जीक्यूशन के अंदर पुट करेगा, और जब वो डेटाबेस का वो टेबल एग्जीक्यूट होगा एट दैट टाइम हम कंडीशन चेक करवाएंगे कौन सी कंडीशन पे है। तो ये दूसरा उसके बाद रन होगा वेयर क्लॉज उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, जो टेबल एग्जीक्यूटिंग फेज के अंदर है उसके अंदर कंडीशन चेक करेगा। और एट द एंड सिलेक्ट होगा जो डेटाबेस के अंदर जो रोज सिलेक्ट वेयर कंडीशन सेटिस्फाई हुई है उसके अंदर से कौन कौन सा डेटा हमें सिलेक्ट करना है। उसका मतलब कि एट द एंड सिलेक्ट क्लॉज रन होगा। अब इसके सब क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि व्हेन वुड यू यूज अ हैविंग क्लॉज। तो जब हमें फिल्टर करनी हो कुछ भी एग्रीगेट रिजल्ट के ऊपर से, एट दैट टाइम वी विल यूज द हैविंग क्लॉज। कैन यू यूज हैविंग विदाउट ग्रुप बाय। तो हम
हैविंग जो है वो ग्रुप को फिल्टर करता है, तो हम ग्रुप बाय के बिना उसको यूज नहीं कर सकते। व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स, एग्जाम एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो ये क्या है कि कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो डेटाबेस के अंदर हम कैसे डेटा स्टोर करते हैं वो चेक करवाने के लिए होते हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट है नॉट नल। टोटल 5 कंस्ट्रेंट होते हैं। पहला कंस्ट्रेंट होता है नॉट नल। तो जो कंस्ट्रेंट हम जब टेबल क्रिएट करते हैं एट द टाइम हम टेबल्स की जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज ऐड करते हैं उसके साथ हम ऐड कर देते हैं, तो नॉट नल। तो जो एट्रीब्यूट के साथ नॉट नल होगा तो हम उस टेबल के अंदर कोई नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते उस कॉलम के अंदर। उसके बाद है यूनिक। तो यूनिक क्या करता है कि जो भी डेटा उसके अंदर स्टोर होगा वो सभी यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि हम एक का एक डेटा दूसरी बार स्टोर करवा रहे हैं। प्राइमरी की क्या है, तो वो कॉम्बिनेशन है नॉट नल और यूनिक दोनों कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन है। तो प्राइमरी की के अंदर क्या होगा कि हम नल वैल्यूज भी स्टोर नहीं करवा सकते और जो भी वैल्यूज होगी वो सभी यूनिक होगी। उसके बाद है फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या है कि जो प्राइमरी की एक टेबल की प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के अंदर रेफरेंस की तरीके जाएगी, वो रेफरेंस की होती है फॉरेन की। और चेक कंस्ट्रेंट है तो वो कोई कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन होती है वो चेक करने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो नॉट नल, तो स्टूडेंट्स टेबल लेते हैं, तो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर जो नेम होता है वो नल नहीं होना चाहिए, ऑलवेज वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए, तो वो उसके अंदर नॉट नल लेंगे। उसके बाद यूनिक, तो स्टूडेंट्स का जो भी सभी स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर होगा वो सभी यूनिक होना चाहिए, तो उसके अंदर हम यूनिक कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। प्राइमरी की, अब मोबाइल नंबर भी एक प्राइमरी की बन सकती है, बट उससे अच्छी एक रोल नंबर हम ले लेते हैं, वो रोल नंबर एक अच्छी प्राइमरी की बनती है, तो जिसके अंदर हम वैल्यूज नल नहीं करवा सकते स्टोर। अगर शायद किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं होगा तो वो उसकी वैल्यूज हम नल स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद है फॉरेन की। तो फॉरेन की तो प्राइमरी की कोई एक टेबल की होती है। और चेक, अब चेक जैसे हम मोबाइल नंबर स्टोर करवाते हैं तो हमें चेक करवाना होगा कि हमारा मोबाइल नंबर स्टैंडर्ड है, मीन्स का 10 डिजिट्स का है कि नहीं। तो हम मोबाइल लेंथ एलियन करके एक फंक्शन है, उसकी मदद से उसकी लेंथ चेक करवा सकते हैं, या फिर दूसरा कुछ भी चेक करवाना हो वो उसकी मदद से करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑल कीज। तो कीज क्या है, तो हमने जो प्राइमरी कीज फॉरेन कीज वो सब पढ़ा, वही कीज है। तो प्राइमरी कीज तो हमें पता है कि यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन टेबल। फॉरेन की, अ फील्ड इज वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो ऑफ अनदर टेबल। मीन्स कि एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल के अंदर हम फॉरेन की यूज करते हैं और मेन टेबल के अंदर वो प्राइमरी की होती है। फिर है कैंडिडेट की, अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। तो जो कैंडिडेट की है वो सभी जितनी भी होती है वो सभी यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, और जो प्राइमरी की है वो उसका एक सबसेट है। मीन्स कि हम कैंडिडेट की जितनी भी होती है उनमें से एक प्रॉपर प्राइमरी की चूज करते हैं। सुपर की, अ सेट ऑफ वन और मोर कीज दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। कंपोजिट की, अ प्राइमरी की कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। मीन्स कि हम 2 या 3 कॉलम्स को एक साथ लाके एक की बनाएंगे, वो होती है कंपोजिट की। और उसके बाद है अल्टर की, अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइम की। मीन्स कि हम कैंडिडेट कीज के अंदर जितनी भी यूनिकली आइडेंटिफाई होने वाली वैल्यूज कॉलम्स होगी वो सभी कैंडिडेट की होगी। अब कैंडिडेट की में से एक अप्रोप्रिएट जो होगी उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे, और उसके जो प्राइमरी की बन गई उसके जो नीचे बचे ये दूसरे सारी कीज है वो सब अल्टर कीज कहलाएगी। इसके सब क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो प्राइमरी की और यूनिक की दोनों बीच में डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी की के अंदर हम नल वैल्यूज नहीं स्टोर करवा सकते, बट यूनिक की के अंदर हम नल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। हाउ डू यू डिफाइन अ कंपोजिट की। तो कंपोजिट की तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि 2 या 3 कॉलम्स को एक साथ लाके हम प्राइमरी की बनाएंगे, जैसे नेम्स और उसका स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ 2-3 कॉलम्स को मिक्स करके हम एक की बनाएंगे, उसको कहेंगे कंपोजिट की। एक्सप्लेन ऑल ज्वाइंस, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ज्वाइन क्या है कि हम 2 टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन आर यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स। तो एक रिलेटेड कॉलम की मदद से हम 2 या उससे ज़्यादा टेबल कितने भी हो सकते हैं वो सब को ज्वाइन करवाते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट लेते हैं।
इनर जॉइन रिटर्न्स रो विथ मैचिंग वैल्यूज बोथ टेबल्स। मीन्स कि इनर जॉइंस क्या करता है कि दो बोथ टेबल्स के अंदर जो मैचिंग सेम वैल्यूज होती है उनको रिटर्न करेगा। लेफ्ट जॉइन, तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द टेबल लेफ्ट एंड द मैच्ड रोज फ्रॉम द राइट टेबल। तो जो लेफ्ट साइड का टेबल होगा वो पूरे का पूरा मैच करेगा, और जो राइट साइड का टेबल होगा उनमें से जो जो मैच होगी सिर्फ उनको ही रिटर्न करेगा, पर लेफ्ट साइड का पूरे के पूरे सभी रोज को रिटर्न कर देगा। राइट जॉइन, तो राइट जॉइन क्या करेगा कि वो सेम लेफ्ट जॉइन जैसे, तो राइट पर ये क्या करेगा, राइट साइड के टेबल की सभी रोज ले लेगा और लेफ्ट साइड के अंदर की कुछ जो मैच हो रही है वही रोज लेगा। फुल आउटर जॉइन रिटर्न ऑल रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन वन ऑफ द टेबल, तो वो सभी रोज को रिटर्न कर देगा जब एक ही मैच हो जाएगा। तो क्रॉस जॉइन रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ टेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस टेबल्स एक वो टॉपिक है, जरा एक बार रेफर कर लेना। सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन क्या होगा, खुद टेबल खुद ही से ज्वाइन करेगा। What join would you use to get all records from both tables including unmatched rows? तो इसका एग्जांपल हमने दिया फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा कि दोनों रोज को दोनों टेबल्स की रोज को कंबाइन कर देगा। हाउ डज एन इनर ज्वाइन वर्क्स, तो इट रिटर्न्स ओनली द वैल्यू विथ मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। इनर ज्वाइन क्या करेगा, आउटर ज्वाइन सभी रोज को ला देगा, बट मैच हो या ना हो सभी ला देगा, पर इनर ज्वाइन करेगा जो इसके अंदर मैच होगी और जिसके अंदर मैच होगी उन दोनों को ला के रिजल्ट शो करेगा। व्हाट इज एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये भी मुझे पूछा गया है, तो इसके अंदर भी जरा ध्यान दीजिएगा। तो एंटिटी रिलेशन डायग्राम क्या है, एन ईआर डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। इट शोज एंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स एंड द कॉलम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये क्या करता है कि दो एंटिटी एट्रीब्यूट्स उस सब के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है, और ये एक बेसिक ग्राफिकल स्ट्रक्चर है। विजुअल स्ट्रक्चर मीन्स के हम जो स्कीमा बनाते हैं उसको पेपर या फिर किसी के ऊपर बनाएंगे, मीन्स के ये पेपर बेस्ड वर्क है। तो हम पता चलेगा कि हमें कैसे डेटाबेस को डिफाइन करना है। जैसे हम हॉस्पिटल एटीएम सिस्टम है, तो इसका हॉस्पिटल सिस्टम है, तो हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट्स का होगा, उसके बाद डॉक्टर्स का होगा, और डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ हम डिफाइन करेंगे। फिर नर्स का होगा, वार्ड्स का होगा, तो वार्ड्स और पेशेंट के बीच में भी एक रिलेशन होगा, वो डिफाइन करेंगे। कौन सी नर्स किस पेशेंट की टेक केयर ले रही है वो उसका होगा, वो एक डिफाइन करेंगे। कौन सी नर्स किस डॉक्टर की असिस्टेंट है वो एक होगा, कौन सी नर्स किस वार्ड में वर्क कर रही है वो एक होगा। ऐसे सभी जो जितने भी रिलेशन बनते हैं ना वो सभी डिफाइन अंदर हो जाएंगे। ईआर डायग्राम का एग्जांपल क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी एक है, उसके अंदर बुक्स, मेंबर एंड लोन्स आर एंटिटीज है। तो कौन कौन से मेंबर ने कौन सी बुक लोन ली हुई है वो सब रिलेशन हम पहले ही डिफाइन कर देंगे ताकि हमें उनके कंस्ट्रेन और वो सब देने का पता चले। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टेम्पररी टेबल एंड ग्लोबल टेम्पररी टेबल। लोकल और ग्लोबल टेम्पररी टेबल में डिफरेंस क्या है ये बताना है। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हमें पता है कि लोकल वेरिएबल सिर्फ एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, पर ग्लोबल वेरिएबल सभी के अंदर होता है। सेम भी ऐसा ही है कि लोकल टेबल है एग्जिस्ट ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन दैट क्रिएटेड इट, और ये सिंगल हैश की मदद से डिफाइन किया जाता है। और ग्लोबल एग्जिस्ट फॉर ऑल सेशंस बट इट्स डिलीटेड व्हेन द सेशन दैट इज क्रिएटेड इट एंड्स, और उसका डबल हैश की मदद से डिफाइन किया जाता है। तो लोकल टेबल क्या है कि लोकली यूज होता है, ग्लोबल टेबल सभी सेशंस के अंदर यूज होता है। अब इनके अंदर दूसरा डिफरेंस है कि लोकल टेबल्स लोकल लोग ही यूज कर सकते हैं, मीन्स कि एक ही यूजर यूज करता है, बट ग्लोबल टेबल्स एक से ज्यादा लोग भी यूज कर सकते हैं। उनको क्रिएट कैसे किया जाता है, तो सेम क्रिएट टेबल और हैज टेम्प टेबल, ऐसे टेम्पररी टेबल क्लियर किया गया, और क्रिएट टेबल उसके बाद डबल हैश ग्लोबल टेम्प टेबल, इसकी मदद से हम ग्लोबल टेम्पररी टेबल को डिफाइन कर रहे हैं। और इसके सब क्वेश्चंस है व्हेन वुड यू यूज अ लोकल टेम्पररी टेबल, तो जब व्हेन यू नीड अ टेम्पररी टेबल दैट इज सेशन स्पेसिफिक, मीन्स कि हमें जो सेशन है उसके स्पेसिफिक टेबल चाहिए, एट दैट टाइम वी विल यूज टेम्पररी टेबल। बट व्हेन वी वांट टू यूज इट
for the global for all the sessions which are currently running, at that time we will define it as a global temporary tables. हाउ डू यू क्रिएट अ ग्लोबल टेम्पररी टेबल? तो मैंने यह बताया कि प्रीफिक्स डबल हैज यूज कर करके हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन? अब हम सबको बेसिक पता ही है कि एग्रीगेट क्या होता है. तो एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यूज. तो वो सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और एक सिंगल वैल्यूज को रिटर्न करेगा. सम ऑफ दिस आर एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फंक्शन. सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन. हम सबको इसके नाम से ही पता चलता है कि कौन सा एग्रीगेट फंक्शन किसके लिए यूज हो रहा है. इसके सब क्वेश्चंस आ सकते हैं. लॉट ऑफ सब क्वेश्चंस विल बी देयर. हाउ डू यू फाइंड द टोटल ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम using this? We can use sum to find the total. Or what function would you use to find the number of records? If we want to find the number of records, at that time we will use a count. But when we found the total of numeric values, at that time we will use the sum. After that, there is the describe the difference between the char and varchar data type. तो ये char और varchar है ना, वो डेटा टाइप्स है. तो उन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमें बताना है. तो char और varchar दोनों ही हम वेरिएबल और कैरेक्टर डेटा स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हम स्टोर करवाते हैं. पर char दोनों के अंदर हमें साइज डिफाइन करनी होती है. अब कैर के अंदर हमने जैसे 10 की साइज डिफाइन की और मेरा नाम है MESHV, मीन्स 5 लीटर्स के अंदर खत्म हो गया. अब जो 5 लीटर्स के 5 ब्लॉक्स बचे हैं उसके अंदर ये नल वैल्यू स्टोर करवा देगा. बट वेरकेर क्या करेगा कि हमने वेरकेर 10 डिफाइन किया, तो जो 5 वैल्यूज के अंदर मेशवा स्टोर हो गया, उसके बाद जो 5 वैल्यूज है उसके अंदर नल नहीं, उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं करवाएगा और वो डेटा जो मेमोरी होगी उनको वेस्ट नहीं होगा, वो कहीं और यूज कर लेगा. मीन्स कि जितनी उसके अंदर लिमिट होगी उतना तो वो स्टोर करेगा, बट लिमिट से अगर कम आ गया डेटा तो वो श्रिंक कर लेगा उसकी लिमिट को. केयर फिक्स द लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप पैडेड विद स्पेसिस इफ नॉट फुल्ली यूटिलाइज. तो वो स्पेसिस को ऐड कर देगा अगर फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ तो. पर वेरकेर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप यूजेस ओनली एज मच स्पेस एज नीडेड. तो वो जितनी जगह स्पेस की उसको जरूरत होगी वो उतना ही यूज करेगा. अब कैरेक्टर का एग्जांपल और वेरकेर का एग्जांपल आपको पता ही होगा नॉर्मली. अब इसके सब क्वेश्चंस क्या है? व्हेन वुड यू चूज वेरकेर ओवर केयर? तो एट दैट टाइम व्हेन द डेटा इज नॉट data length is variable, at that time we will use the varchar to save our space. How does char handle storage for shorter string? So it pads the remaining space with blanks. जो बाकी स्पेस बचती है उसके अंदर वो ब्लैंक स्टोर करवा देता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स? तो ये एक इंडेक्सिंग का क्वेश्चन है. तो इंडेक्सिंग क्या है हम सबको पता है. इंडेक्सिंग इसीलिए यूज होती है कि हम जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर है उसको हम इजीली रिट्रीव कर सकें. जैसे हमारे बुक होती है उसके आगे इंडेक्स होती है, तो हमें 9th चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे जाना है, मीन्स का 9.2 पे जाना है, तो हम डायरेक्टली 9.2 इंडेक्स के अंदर देखेंगे, उसका पेज नंबर देखेंगे और डायरेक्टली वो पेज ओपन कर लेंगे. वैसे ही यहाँ पे भी होता है. डेटाबेस के अंदर क्वेरीज होती है जो एग्जीक्यूट करने के लिए हम इंडेक्स दे देते हैं, जिसकी मदद से वो इजीली हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस. अब इसके दो टाइप्स है, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड. तो क्लस्टर्ड determines the physical order of data in the table. Each table can have only one. Or non-clustered does not alter the physical order of data. A table can have multiple non-clustered indexes. तो इसका एक बेसिक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हम क्लस्टर्ड डिक्शनरी आप सबने पढ़ी ही होगी. तो हम डिक्शनरी के अंदर वर्ड कैसे सर्च करते हैं? जैसे मेरा नाम मेरे को सर्च करना है मेशवा, तो हम पहले एम सेक्शन के अंदर जाएंगे, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर ई सर्च करेंगे, उसके बाद एस सर्च करेंगे, एच सर्च करेंगे और एट द एंड वी सर्च करके ऐसे हम मेशवा को सर्च करते हैं. तो वो एक ही फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती है, वो क्लस्टर्ड इंडेक्स है. हम डिक्शनरी के अंदर कोई दूसरी फॉर्मेट नहीं यूज कर सकते. मीन्स कि मैंने ये फॉर्मेट एक यूज की डेटा रिट्रीव करने के लिए, उसके अलावा कुछ और फॉर्मेट नहीं है. तो क्लस्टर्ड इंडेक्स सिर्फ एक ही होती है और हम एक ही टाइप के अंदर से उसके अंदर से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं. और जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस होती है
वो मल्टीपल्स हो सकती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमारी टेक्निकल की बुक्स आती है। अब बुक्स के अंदर क्या होता है कि इंडेक्स में जब बुक स्टार्ट होती है एट दैट टाइम इंडेक्सेस तो होगी, पर उसके अंदर जब चैप्टर वाइज जाएंगे तो हम जो चैप्टर का फर्स्ट पेज होगा उसके अंदर भी एक सब इंडेक्स होती है। तो ये दो इंडेक्सेस हो गई। तो वो दो इंडेक्सेस क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस हो गई जो वेरी कर सकती है। अब क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, तो वो फिजिकल ऑर्डर डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। बट जो नॉन क्लस्टर होता है उसका फिजिकल ऑर्डर अल्टर हो सकता है। सब क्वेश्चन आप सबको ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। ये ध्यान से समझना और इंटरव्यूअर को समझाना, कुछ ऐसे तरीके से समझाना कि वो आपको कुछ ना कह सके। सब क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो क्लस्टर इंडेक्स की मदद से हम फास्टर रिट्रीवल में ले सकते हैं। हाउ डू नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस अफेक्ट क्वेरी परफॉर्मेंस। तो दे अलाउ फॉर फास्टर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग बट डू नॉट अफेक्ट द फिजिकल ऑर्डर ऑफ द टेबल। व्हाट इज आइडेंटिटी। अब हमने कंस्ट्रेंट्स देखे और हमें पता है कि यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, बट हमें पता है कि रोल नंबर है एक यूनिक वैल्यूज होती, तो उसके मेरे जैसे मेरा रोल नंबर है 101, आपका रोल नंबर है 102, आपके दोस्त का नंबर है 103। तो आइडेंटिटी कॉलम क्या करती है कि जो हम जिसको डिफाइन करें ना आइडेंटिटी कॉलम, उसको हम इंक्रीमेंट एक स्पेसिफिक वैल्यू से इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। Identity is an auto-incrementing feature for a column often used to create unique identifier। जैसे मैंने बोला यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये आइडेंटिटी का एग्जांपल है कि क्रिएट टेबल यूजर का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ यूजर आईडी इंट होगी और उसकी आइडेंटिटी होगी 1 1। तो उसके अंदर क्या है कि 1 से स्टार्ट होगी और उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू 1 है। मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा तो 100 से स्टार्ट होगी और इंक्रीमेंट वैल्यू 2 लिखूंगा तो मेरा रोल नंबर 100 होगा, आपका रोल नंबर 102 होगा, आपके दोस्त का रोल नंबर 104 होगा। ऐसे ही क्रिएट्स अ टेबल विथ एन ऑटो इंक्रीमेंटिंग यूजर आईडी। सब क्वेश्चंस क्या है, हाउ डू यू डिफाइन एन आइडेंटिटी कॉलम इन एसक्यूएल। तो हमने ऊपर देख ही लिया कि हम आइडेंटिटी कॉलम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर्ड प्रोसीड्यूर एंड फंक्शन। ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। मैंने आज मे बी 25 क्वेश्चंस जैसे रखे, 25 के अंदर भी सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे करके टोटल 50 to 80 क्वेश्चंस होंगे। सॉरी। तो ये जो 50 to 80 क्वेश्चंस है, मोस्टली मैं जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए सभी इंटरव्यूज के अंदर इसी के अंदर से बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। तो उसके बाद आगे जो होगा वो हमारा लॉजिकल हो जाएगा कि लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, मैंने ऑलमोस्ट सभी के इंटरव्यूज के अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया है, स्टोर्ड प्रोसीड्यूर और फंक्शन के बारे में। तो स्टोर्ड प्रोसीड्यूर क्या है, अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट कैन परफॉर्म एक्शंस लाइक मॉडिफाइंग डेटा एंड कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। And the function is a set of SQL statement that performs calculation and returns a single values, cannot modify data। तो स्टोर्ड प्रोसीड्यूर और फंक्शन के अंदर के बेसिक कुछ डिफरेंस है कि स्टोर्ड प्रोसीड्यूर जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकती है और वो रिटर्न नहीं भी कर सकती वैल्यू, बट फंक्शन एक ही वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है और वो वैल्यू रिटर्न करेगा ही। फिर स्टोर फंक्शन के अंदर हम सिंगल इनपुट ही ऐड कर सकते हैं, एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, बट स्टोर प्रोसीड्यूर के अंदर क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों पास कर सकते हैं। फिर फंक्शन के अंदर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट ऐसे कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, बट स्टोर प्रोसीड्यूर के अंदर हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है स्टोर प्रोसीड्यूर का, तो ऐसे की जाती है, क्रिएट प्रोसीड्यूर से गेट एम्प्लॉय डेटा एज बिगिनिंग। इसके बाद हमने वो रिटर्न करवाई, जो स्टोर्ड प्रोसीड्यूर ऐसे क्रिएट की। और फंक्शन कैसे क्रिएट होगा, क्रिएट फंक्शन गेट एम्प्लॉय काउंट कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज रिटर्न्स इन एज बिगिन रिटर्न, और उसके बाद सिंगल क्वेरी है। सब क्वेश्चंस कैसे अंदर पूछे जा सकते हैं कि कैन अ फंक्शन बी यूज्ड इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो हाँ, सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन यूज हो सकता है। और व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूर एंड फंक्शन। तो प्रोसीड्यूर कैन परफॉर्म एक्शंस व्हाइल functions are used to computations।
तो प्रोसीड्यूर एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, बट फंक्शंस कंप्यूटेशंस के लिए यूज होता है। व्हाट इज डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो एक ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। ये मेरा वो क्वेश्चन है जो मेरा पहला जो इंटरव्यू था, इसके अंदर मैं नॉर्मलाइजेशन पता था बट मैं कंफ्यूज हो गया था, उसकी वजह से वो इंटरव्यू भी मेरा खराब हो गया था। ये मेन इम्पोर्टेंट फीचर है जो हमें याद रखनी है। तो नॉर्मलाइजेशन द प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। तो वो डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है और डेटा इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करता है। कैसे? तो वो जो मेन टेबल होगा उसको छोटे छोटे टेबल्स के अंदर डिवाइड कर देगा। तो उसका क्या है, उसके कुछ पार्ट है, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF एक्सेट्रा। तो बट हमें मेनली 3 याद रखने हैं, 1NF, 2NF और 3NF। 1NF इंश्योर्स ईच कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू। तो 1NF के मतलब क्या है कि दर एक जो कॉलम है उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज तो है ही, और एटॉमिक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू स्टोर की गई हुई है। 2NF सेकंड नॉर्मल फॉर्म मीट्स 1NF क्राइटेरिया, मीन्स कि उसके अंदर 1NF के सभी क्राइटेरियाज है। एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे वो फुल्ली प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, ना कि दूसरी कोई सबसेट या किसी के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे होंगे। 3NF, तो 3NF क्या है, मीट्स 2NF क्राइटेरिया, मीन्स कि 2NF के सभी क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करेगा। एंड ऑल एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की विथ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मीन्स कि इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी, सभी के सभी फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे प्राइमरी की के ऊपर। और ये एक बार आपने, मुझे पता है कि DBA में सब्जेक्ट के दौरान किया होगा, इसको एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। ये 90 to 95% क्वेश्चंस आता है और आता ही है। वाई इज नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट? इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव इंटीग्रिटी, जो हमने पहले बात की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2NF और 3NF? तो 2NF और 3NF क्या करता है, तो जो 2NF वो पार्शियल डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करता है और 3NF है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करता है। व्हाट इज व्यू इन SQL? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यू ट्रिगर वो सब आएंगे, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे भी इंटरव्यूज के अंदर पूछे गए हैं। वैसे ही मैंने ये जितने भी 25 क्वेश्चंस बनाए हैं वो 25 के 25 मुझे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो सब क्वेश्चंस के अंदर आए हैं वो भी मेरे को एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, इंटरव्यूज के अंदर पूछे गए हैं, तभी मैंने लिखे हैं। और कैसे कैसे पूछे गए, मैंने कैसे कैसे आंसर किया, ये सब एक्सप्लेनेशन में सेम ऐसा ही मैंने दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, व्यू क्या है, तो वो एक वर्चुअल टेबल है जो SQL क्वेरीज को रिटर्न करेगा, सेट्स को रिटर्न, मीन्स कि हम वर्चुअल टेबल स्टोर बना रहे हैं। और जो व्यूज के अंदर जो टेबल वर्चुअल टेबल बनेगा ना, वो फिजिकली डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होगा, वो सिर्फ एक वर्चुअल टेबल बन जाएगा। जैसे हम मैंने एक स्टूडेंट है, तो मेरे स्टूडेंट ID, नेम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ये 4 चीज़ें स्टोर करवाई हुई है। बट मैं जो परफॉर्म करने वाले हैं उनको मैं मेरे पासवर्ड्स दिखाने नहीं दे रहा हूँ, दिखाने नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर सिक्योरिटी का पर्पस, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, तो हमें पासवर्ड शेयर नहीं करने चाहिए। तो एट दैट टाइम वी विल क्रिएट अ वर्चुअल टेबल, मीन्स के वी विल क्रिएट अ व्यू ऑफ आवर मेन टेबल इन विच वी विल सिलेक्ट द कॉलम्स लाइक नेम एंड मोबाइल नंबर, स्टूडेंट ID एक्सेट्रा। तो वो सिर्फ इतने ही उसको डिस्प्ले करेगा, वर्चुअल टेबल व्यू उतने ही उसको डिस्प्ले करेगा, और वो उसके अंदर भी मैनिपुलेशन कर सकता है। अब व्यू कैसे क्रिएट होंगे, क्रिएट व्यू नेम एज सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेर कॉलम कंडीशन। तो हम कॉलम्स को एक व्यू नेम दे देंगे और उसके अंदर कौन कौन सी कॉलम्स हम टेबल के अंदर से दिखाने चाहते हैं वो सब ऐड कर देंगे यहाँ के। अब जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मेरे को अभी मैंने यूट्यूब पे एडिटिंग किया है, वो सब पता नहीं है, तो मेरे को नहीं पता कि मैं आपको फोटोज कैसे दिखाऊँ, व्यूज कैसा दिखता है, ये सब। तो एक बार आप इतना कर लीजिएगा कि व्यूज कैसा दिखता है, वो उसका विजुअल अगर आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो आपको फोटोज मिल जाएगी। आप मेरी बात ध्यान से सुनना और उसका विजुअल एक देख लेना, तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि व्यूज क्या होता है।
और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ध्यान से बात मेरी सुनी, एग्जाम्पल्स सुने हैं और एक वर्चुअल इमेज आपके अंदर रेडी की है व्यू देख के, तो आप कभी इंटरव्यूज के अंदर आप भूलेंगे नहीं, अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरा कि आपको जो हेजिटेशन होता है वो हेजिटेशन नहीं होगा आंसर देते वक्त। इसके अंदर सब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, व्हेन वुड यू यूज अ व्यू टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड एनहेंस सिक्योरिटी बाय लिमिटिंग डेटा एक्सेस। तो मैंने जैसे बताया कि पासवर्ड नहीं दे रहा उसको, तो मैं मेरी सिक्योरिटी को एनहेंस कर रहा हूँ कि उसको लिमिटेड डेटा एक्सेस देके, और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके अंदर। कैन अ व्यू बी अपडेटेड, हाँ तो मैंने आपको बोला ही कि हम व्यू के अंदर सब अपडेट से वो सब कर सकते हैं। यस, इफ इट इज बेस्ड ऑन सिंगल टेबल विदाउट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन नहीं हो और सिंगल टेबल के हो तो हम वो कर सकते हैं। अब व्यूज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे हमने टेबल बनाया उसका एक व्यू क्रिएट किया, अब स्टूडेंट टेबल जो था मेरा, मैंने वो ही डिलीट कर दिया, वो ड्रॉप कर दिया, तो उसका क्रिएट किया हुआ व्यू हमारे कुछ काम का नहीं है। फिर व्यू बना लेंगे तो व्यू से हमारी रिट्रीविंग प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो ऐसे 2-3 डिसएडवांटेजेस है, वो भी देख लेना। व्हाट इज़ अ ट्रिगर, हाउ टू क्रिएट वन। तो जैसे मैंने बताया, ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर भी एक स्टोर्ड प्रोसीड्यूर है, बट वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी जब हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये 3 परफॉर्म करेंगे ना अपने मेन टेबल के अंदर, तो एट दैट टाइम इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर द ट्रिगर्स। इट साउंड्स नाइस कि इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर द ट्रिगर्स। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेंगे, मेन टेबल है, एक बैकअप टेबल है। अब मेरा डेटा, मेरी कंपनी है, मेरी स्कूल है, स्टूडेंट्स के अंदर मैं एक कई सारे डेटाबेस मैनेजमेंट में डीबीए के अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो मैं सबको दे रहा हूँ। अब किसी एक एम्प्लॉय, वो अभी फ्रेशर से, उसको गलती से डेटा डिलीट हो गया, तो मेरा तो परमानेंट डेटा डिलीट हो जाएगा। तो एट दैट टाइम आई ऑलरेडी क्रिएटेड ट्रिगर्स। तो ट्रिगर क्या करता है कि मैंने एक एग्जांपल ले ले कि मैंने मेन टेबल है और एक बैकअप टेबल 2 बनाए हैं। अब मेन टेबल के अंदर अगर डिलीट परफॉर्म किया, किसी ने भी एम्प्लॉय ने डिलीट परफॉर्म किया, तो मैंने एक ट्रिगर सेट किया हुआ है कि जब भी मेन टेबल के अंदर डिलीट परफॉर्म हो, तो जैसे मैंने डिलीट रो का बनाया है, तो मेन टेबल के अंदर जब भी डिलीट रो हो, मीन्स कि कोई रो डिलीट हो, तो उस रो को मैं डेटाबेस के अंदर जो बैकअप टेबल है उसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। तो ये क्या होगा कि क्रिएट, इसकी सिंटेक्स देख ले, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, बिफोर आफ्टर, कौन सा परफॉर्म हो उस टाइम, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन टेबल फॉर ईच रो, बिगिन, बिगिन के बाद मैं मेरा कोड लिखूंगा और एट द एंड हो जाएगा वो। अब ये ट्रिगर है ना, वो जो क्वेरी है परफॉर्म होने से पहले भी यूज़ किए जा सकते हैं और बाद में भी यूज़ किए जा सकते हैं। मेरे को ये डिफरेंस पूछा था कि पहले किए जा सकते हैं या बाद में किए जा सकते हैं। एट दैट टाइम आई रिप्लाइड दोनों के टाइम किए जा सकते हैं। मैंने सेम ऐसे दिस वे में मैंने परफॉर्मेंस दी है कि मैं जो क्वेश्चन आंसर्स करता हूँ, वो मेरे को भी ऐसा कुछ है नहीं कि सभी आते हैं, बट मैं जो क्वेश्चन आंसर्स करता हूँ ना, वो विजुअल करता हूँ अपने दिमाग में और उसकी एक इमेज देख लेता हूँ गूगल के ऊपर से। अगर आप में से किसी के पास कोई आइडिया हो कि मैं कैसे नोट्स बना सकता हूँ या फिर ऐसा कुछ हो, तो मेरे को ज़रूर सजेस्ट करिएगा, को मैं आपको बेटर आउटपुट दे सकूँ मेरी साइड से। तो ऐसे हम एक क्रिएट ट्रिगर कर सकते हैं, और बिगिन और एंड के अंदर हम इंसर्ट की क्वेरी लिख लेंगे कि जब आउटर मेन टेबल के अंदर डिलीट परफॉर्म हो, तो इनर टेबल के अंदर एक इंसर्ट हो जाए और जो रो डिलीट वहाँ हुई वो यहाँ इंसर्ट हो जाए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ट्रिगर, तो ट्रिगर का पर्पस क्या है, थ्रू एनफोर्स बिजनेस रूल्स, ऑडिट चेंजेस और ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स टास्क। तो टास्क को सबको ऑटोमेट्स कर देता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स टास्क है कि इधर से डिलीट हुआ डेटा, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रिगर नहीं क्रिएट किए होगे तो मेन के अंदर हम अगर डिलीट परफॉर्म करते हैं तो उसके पहले हमें उसको बैकअप के अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद हम मेन के अंदर ट्रिगर डिलीट परफॉर्म कर सकते हैं। बट ट्रिगर की मदद से हम इजीली कर सकते हैं वो सब। हाउ डू यू क्रिएट अ ट्रिगर दैट रन्स बिफोर एन इंसर्ट ऑपरेशन, तो इस इंसर्ट ऑपरेशन के बिफोर करना हो तो क्या करेंगे कि बिफोर इंसर्ट हम यूज करेंगे, तो क्या क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, और यहाँ से बिफोर लेंगे और इन तीनों में से इंसर्ट यूज कर लेंगे।
उसके बाद तो सेम सिंटेक्स आगे कंटिन्यू करेंगे। अब एक आता है एक और मेन क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांजेक्शन, व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज। तो ये ध्यान से सुनना कि ये भी 95 टू 98% इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाएगा। अगर कंपनी जेन्युइन हुई तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है, व्यूज, ट्रिगर्स, ट्रांजेक्शन या फिर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो जरूर आपको पूछेगी। इनमें से आप जो बेसिक अच्छी कंपनी हुई ना, तो वो ये 25 क्वेश्चन में से मिनिमम आपको 15 से 17 तो पूछेगी पूछेगी और पूछेगी ही, क्योंकि ये सब मैंने मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की मदद से कलेक्ट किए हैं और मैंने बनाए हैं क्वेश्चन और उसके आंसर्स। तो एसिड प्रॉपर्टीज, तो एसिड प्रॉपर्टीज क्या है कि अ ट्रांजेक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर ए फॉर एटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी ensures that all operation within the transaction are completed successfully or none are. एटोमिसिटी क्या करता है, ध्यान रखता है कि ट्रांजेक्शन के अंदर जितने भी ऑपरेशंस है वो या तो सभी परफॉर्म हो या तो फिर कोई भी ना हो। ऐसा नहीं कि 90% हो गए और 10% के अंदर फेल हो गया तो वो 90% हो गए बट 10% नहीं होंगे। परफॉर्म होंगे तो 100 होंगे या फिर 0 हो जाएंगे। ये 0 और 100 का मामला है कि परफॉर्म किया तो 100% करेगा या फिर रोल बैक कर देगा अगर कोई एरर आई, एकर हुई या फिर ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, एंश्योर्स दैट द डेटाबेस मूव्स फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर वैलिड स्टेट। तो कंसिस्टेंसी क्या किसका ध्यान रखती है कि डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में था, मीन्स कि एक वैलिड स्टेट में था, उसमें से डायरेक्ट दूसरी वैलिड स्टेट में जाएगा। ऐसा नहीं कि ये आधा हो गया उसके बाद ये आधा होगा, फिर ये आधा कंप्लीट करेगा उसके बाद ये आधा कंप्लीट, उसका ये आधा कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं, एक कंसिस्टेंट स्टेट में था उसके बाद डायरेक्टली दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर चला जाएगा। आइसोलेशन एंश्योर्स दैट ट्रांजेक्शन डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। आइसोलेशन क्या करता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब सिंगल यूनिट्स के अंदर परफॉर्म हो, मीन्स कि वो अपना खुद का खुद परफॉर्म हो, ना कि दूसरे ट्रांजेक्शन्स को अफेक्ट करे। ड्यूरेबिलिटी एंश्योर्स दैट वन ट्रांजेक्शन इज कमिटेड, इट रिमेन्स सो इवन इन द इवेंट अ सिस्टम फेलियर। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन एक बार कमिट हो गया, मीन्स खत्म हो गया, तो जो चेंजेस हुए वो परमानेंट करवाती है ड्यूरेबिलिटी। फिर उसके बाद भले ही सिस्टम फेल हो जाए बट वो ट्रांजेक्शन जो कमिट हो गया था उसके जो चेंजेस है वो परमानेंट हो जाएंगे। इसके सब क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज इन अ ट्रांजेक्शन। दे एंश्योर्स दैट रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ डेटाबेस। तो रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी के एंश्योर करते हैं। हाउ डज आइसोलेशन अफेक्ट कंकरेंट ट्रांजेक्शंस, इट प्रिवेंट्स ट्रांजेक्शंस फ्रॉम इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर, एंश्योरिंग डेटा कंसिस्टेंसी। व्हाट इज डेटाबेस लॉक। तो अगर हम डेटाबेस लॉक is mechanism to prevent multiple transactions from accessing same data simultaneously, ensuring data integrity। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कोई एक ए ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसके अंदर जैसे मैं आपको पैसे सेंड कर रहा हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, उनमें से 500 रुपीज़ मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि आपको सेंड किए मैंने, अब आपका ट्रांजेक्शन एक प्रोसेस में है, तभी मैं मैंने 500 आपको सेंड कर दिया और तभी अभी आपको सेंड नहीं हुआ, उसके बीच में मैं एक 750 का दूसरा ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। तो क्या होगा, 750 का भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका ट्रांजेक्शन भी मेरी इनिशियल वैल्यू बैंक अकाउंट की वैल्यू से वो 1000 रीड कर रहा है और जो दूसरा ट्रांजेक्शन मैंने किया वो भी उसकी वैल्यूज को 750 को वो 1000 ही इनिशियली रीड कर रहा है। एक्चुअली में क्या है कि मैंने आपको 500 दे दिए तो मेरे पास अब 500 ही बचे, बट मैंने यहाँ पे दूसरा एक कमिट कर दिया 750। तो वो क्या हो गया कि दो ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली सेम डेटा को यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसके मदद से इंटीग्रिटी का खतरा हो गया। तो वो अब बैंक को तो 250 का नुकसान हो गया क्योंकि मैंने 500 आपको भेज दिया और 750 इसको भेज दिया, टोटल मैंने 1250 का ट्रांजेक्शन किया, बट मेरे अकाउंट में तो था 1000 सिर्फ। तो बैंक को तो नुकसान हुआ, तो बैंक उसका जो ध्यान रखेगी ना, तो वो क्या करेगी कि मैं जब आपको ट्रांसफर 500 ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वो मेरे पे एक लॉक लगा देगी।
और मेरे पे लॉक लग जाएगा, मीन्स कि मेरे के अंदर जो डेटाबेस मेरा अकाउंट है उसके अंदर मैं ना ही कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ और ना ही कुछ रीड कर सकता हूँ। मेरा आपके साथ ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा तब मैं एक दूसरा ट्रांजेक्शन करूंगा। एट दैट टाइम जब मैं 750 का ट्रांजेक्शन करूंगा ना, तो वो मेरे को मना कर देगा क्योंकि मेरे 500 ही अभी बैंक अकाउंट में। अब ट्रांजेक्शन के दो टाइप्स है, सैड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक। पहले सैड लॉक आया था, तो सैड लॉक क्या करता था कि ट्रांजेक्शन को मॉडिफिकेशन से रोक देता था, बट वो वैल्यूज को रीड करने देता था। अभी मेरे वाले केस में क्या हुआ कि वैल्यूज रीड की, उसी टाइम एरर आ गया, उसी टाइम उसको जो घोटाला हुआ वो उसी टाइम उसको घाटा हुआ, 250 का घाटा हुआ। पर सैड लॉक के अंदर क्या होता था कि मेरी वैल्यूज वो रीड कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता, बट वो वैल्यूज तो एटलीस्ट रीड कर सकता है। तो ऐसे घाटा होने लगे, तो उसके बाद नया लॉक आया एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक क्या करता है, ना ही वैल्यू को रीड करने देता है ना ही मॉडिफाई करने देता है। आप कुछ कर ही नहीं सकते अगर आप एक ट्रांजेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। How does a lock affect database performance? While ensuring data consistency, excessive lock can lead to deadlock and perform the data degradation. That's it for today's video. आई होप आप सबको मज़ा आया होगा और आप सबको सभी समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर अभी भी पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया और आप पर्सनली मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हो, तो मेरी लिंक्डइन और इंस्टा दोनों की आईडीज़ को मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है, आप मेरे को वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और मोर ओवर मैं ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे ओओपी के वीडियोज़ को भी 2-3 दिन में लाने वाला हूँ, और डीएसए का तो पूरा कोडिंग इंटरव्यूज़ का मैंने प्रिपरेशन करवाने की इच्छा है मेरी, तो वो मैं पूरे के पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ, कोडिंग इंटरव्यू सीरीज़। बस मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर हम वीकली या बाई वीकली, जैसे लिटकोड के अंदर कॉन्टेस्ट होते हैं वैसे हम हमारे कॉन्टेस्ट कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए रखें, जिसके अंदर जो कोडिंग इंटरव्यूज़ के अंदर सभी को पूछे जाते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे और हम उस क्वेश्चन को एनकाउंटर करेंगे। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की हो तो आप ज़रूर बताना। तो मैं एक बेसिक ग्रुप रेडी करके उसके अंदर हम डेली के डेली लिटकोड की क्वेश्चंस, अगर किसी को डाउट हो तो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ हो कि कॉन्टेस्ट के अंदर ज्वाइन करना है, कॉन्टेस्ट की रेटिंग रखेंगे। और कुछ टाइम के बाद जैसे ही हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, अभी तो मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं तो कुछ नहीं करने पाऊँगा, बट चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हम श्योरली चैनल की मोनेटाइजेशन के अंदर से जो भी पैसा आएगा उसके अंदर से हम जो कॉन्टेस्ट के विनर्स हो गए उनको भी डिस्ट्रीब्यूट श्योरली करेंगे और हम सभी की हेल्प करेंगे। और एक यूट्यूब की हमारी कम्युनिटी बनाएंगे जिसके अंदर सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे और हम सभी कोडिंग के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे। So that's it for today's video. Don't forget to subscribe to LeetQuest and turn on the notification bell so you never miss any update. And please like the videos. If you don't like any portion, then let me know in the comments. I will try to enhance that. And if you have some editing tips or some softwares, so please recommend me in the comment section.